नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 का लेसन 2। हमने ऊपर का पढ़ लिया था। अगली वाली वीडियो में इसके बाद का ये है भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम में जो बड़े बड़े मंदिर बनाए वो स्थापत्य मतलब वहाँ की जो दीवारें हैं, वहाँ का जो बनाने का जो तरीका है वो, और वहाँ की मूर्तिकला की दृष्टि से वो एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि ये मंदिरों के आसपास रहते थे, तो इनसे इनकी भी इनकम होती थी। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। तो क्या होता था, मंदिरों से सिर्फ पूजा आराधना नहीं होती थी बल्कि वहाँ से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी बदलाव आता था। मंदिरों के साथ क्या जुड़े हुए थे शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। वो कांस्य की प्रतिमा बनाते थे। एक धातु होती है कांसा। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो चोल काल में जो कांस्य प्रतिमाएं बनी थी वो संसार की सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छी कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो ज़्यादातर प्रतिमाएं किसकी होती थी? देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो आप ये जो प्रतिमा देख रहे हो, चित्र 4 है ये एक चोल कांस्य प्रतिमा है। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी ये जानने के लिए अध्याय 6 देखना होगा। ये कांस्य की प्रतिमा है, ये देख रहे हो आप। और ये मंदिर आया था, ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमश पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए आप। ऊपर से छत बिल्कुल सकड़ी होती गई और बाहर कितनी सुंदर नक्काशी इस पर की गई है। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संपन्न हुई। तो चोलों ने कई उपलब्धियां कैसे प्राप्त की? कृषि में नए नए विकास होने से। मानचित्र 2 में देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी में उलझती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। अब ये शाखाएं क्या करती थी? बार बार पानी लाती, फिर वापस पानी जाता, बहाव आता, लहरें आती रहती, तो जिससे किनारों पर क्या होता, मिट्टी भी उनके साथ आती, तो वो जमा हो जाती थी। तो शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। तो ये शाखाओं का जो पानी होता था और वहाँ जो मिट्टी होती थी वो कृषि, खास तौर पर चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी थी। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कृषि पहले से ही चालू हो गई थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो खेती शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 5वीं और 6वीं सदी में हुई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। और क्योंकि कई जगह जंगल थे तो वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही थी, तो उनको साफ़ करना था, कहीं भी वो करना था ऐसे। तो डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और जो जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पे बाढ़ रोकने के लिए किनारे एक तरह से बांध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। चलो, धन्यवाद। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। तो 9वीं शताब्दी, ये तमिलनाडु का है ये। कई जल द्वारे हैं
होज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर को प्रवाह को संचालित करता है। अब हम कल पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। धन्यवाद।